केदारनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा जो तपस्या है महादेव के समीप जाने की। एक ऐसी यात्रा जिसके हर पड़ाव में आपको एहसास होता है महादेव के आपके पास होने का। और ये यात्रा महादेव के सभी भक्तों का सपना होती है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर और जानते हैं कि कैसे आप लोग आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं और वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे भोलेनाथ को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री केदार। हर हर महादेव दोस्तों, इसी के साथ वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा 2024। आने वाले दिनों में अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप लोग केदारनाथ धाम का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं एंड वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है पूरी यात्रा के दौरान। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। देखिए करंटली अभी जुलाई 2026 चल रहा है एंड मॉनसून का बिगनिंग फेज़ है। ये मॉनसून जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो कैसे आपको प्लान करना चाहिए एंड मेन चीज़ दर्शन में अभी कितना टाइम लग रहा है, कितनी भीड़ है, क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग, क्या ट्रैवल के ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्या स्टेज के ऑप्शंस रहने वाले हैं, कितना बजट अभी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड एक सबसे मेन बात, अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको उत्तराखंड देवभूमि का और केदारनाथ धाम का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ तक पहुंचने की। कैसे आप लोग केदारनाथ पहुंच सकते हैं, क्या ट्रैवल के ऑप्शंस रहने वाले हैं। देखिए केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उत्तराखंड के सोनप्रयाग। जी हाँ, सोनप्रयाग ही वो जगह है जिसके आगे कोई भी गाड़ी या बसेज अलाउड नहीं है। देन सोनप्रयाग से आगे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है गौरीकुंड तक का। सोनप्रयाग से गौरीकुंड एक ही ऑप्शन है वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी का। जी हाँ, सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप लोगों को शेयरिंग टैक्सी में ही ट्रैवल करके पहुंचना होता है। ये वहाँ की लोकल रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं। देन गौरीकुंड से शुरुआत होती है केदारनाथ धाम के ट्रैक की। आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे घोड़े खच्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, पिट्टू पालकी का ऑप्शन भी रहता है एंड एक ऑप्शन और होता है वो हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा प्लान करनी चाहिए वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि कैसे आप लोग सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से सोनप्रयाग का डिस्टेंस पड़ता है लगभग 450 किलोमीटर का। एंड अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करके जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सॉर्टेड है। इसका रूट रहता है दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर को क्रॉस करके आप लोग उत्तराखंड में एंटर करते हैं। देन हरिद्वार और ऋषिकेश को आप लोग क्रॉस करते हैं। एंड गाइस, ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद इस पूरी जर्नी में आपको पता चलता है कि क्यों कहते हैं उत्तराखंड को देवभूमि। जी हाँ, ऋषिकेश से 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इस जर्नी में आपको दर्शन होते हैं देवप्रयाग संगम के। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है माँ गंगा की। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम से शुरुआत होती है माँ गंगा की। उत्तराखंड के अंदर टोटल 5 प्रयाग है एंड ये है सबसे प्रमुख प्रयाग देवप्रयाग। इस पवित्र संगम के दर्शन आप लोग ऑन रोड ऑन हाईवे से ही कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो नीचे घाट पर भी विजिट कर सकते हैं। नीचे घाट पे जाने के लिए अलग से रास्ता है। तो देवप्रयाग संगम के दर्शन करने के बाद जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग क्रॉस करते हैं श्रीनगर। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर भी एक श्रीनगर है। श्रीनगर इस पूरे रूट में एक बहुत मेजर सिटी है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे खाने पीने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। श्रीनगर क्रॉस करने के बाद आप लोगों को दर्शन होते हैं माँ धारी देवी जी के। माँ धारी देवी जी को उत्तराखंड के 4 धाम की प्रोटेक्टर का दर्जा प्राप्त है एंड माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन आप लोग ऑन रोड ऑन हाईवे से ही कर सकते हैं। अगर आप लोग मंदिर जाना चाहते हैं तो आगे से ही रास्ता है, आप लोग मंदिर में नीचे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। माँ धारी देवी जी के दर्शन करने के बाद आप लोग आगे एंटर करते हैं रुद्रप्रयाग में और यहीं से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता स्ट्रेट राइट साइड में सीधा निकल जाता है चमोली और बद्रीनाथ धाम के लिए और एक रास्ता लेफ्ट साइड में निकल जाता है केदारनाथ धाम सोनप्रयाग के लिए। जी हाँ, इस रास्ते में जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग क्रॉस करते हैं गुप्तकाशी, फाटा एंड सिरसी। सोनप्रयाग से
महज 30 से 40 किलोमीटर पहले ये जगह आपको देखने को मिलती है। पहले आएगा गुप्त काशी, देन फाटा और सिरसी। गुप्त काशी, फाटा और सिरसी, ये वो 3 जगह हैं जहाँ पे आपको 3 हेलीपैड देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों को गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से हेलीपैड में मतलब अपनी बुकिंग करा सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग जाकर हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी ये मान के चलिए कि आप लोग हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आना पड़ेगा, और नहीं तो यहीं से आगे कंटिन्यू करके आप लोग पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। अब देखिए सोनप्रयाग में आपको मल्टी लेवल पार्किंग देखने को मिलती है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है, गाड़ी यहाँ पे पार्क करिएगा और यहाँ से आगे 5 किलोमीटर का जर्नी आपको गौरीकुंड तक की लोकल शेयरिंग टैक्सी में ट्रैवल करना होता है। तो गाइज ये तो हो गया ट्रैवल का ऑप्शन कि मतलब कैसे आप लोग ट्रैवल करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, गुप्त काशी, फाटा, सिरसी। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश। जी हाँ, हरिद्वार और ऋषिकेश वो जगह है जहाँ से 4 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से आपको अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग 8 से 10 घंटे का सफ़र करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप लोग हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर की बस ले सकते हैं। देन रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से आप लोग शेयरिंग टैक्सी में, वहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, वो आपको ड्रॉप कर देंगे सोनप्रयाग के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं स्टे की। गाइज देखिए स्टे का सीन ऐसा रहता है, कुछ लोग गुप्त काशी, फाटा, सिरसी में स्टे करते हैं, कुछ लोग सोनप्रयाग में स्टे करते हैं और कुछ लोग सीधा पहले ही दिन डायरेक्ट गौरीकुंड पहुंचकर स्टे करते हैं और अगले दिन सीधा ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गुप्त काशी, फाटा और सिरसी सोनप्रयाग से भी 30-40 किलोमीटर पहले पड़ते हैं। यहाँ स्टे करने का देखिए 2 ही रीज़न है। जिनको हेलीकॉप्टर से बुकिंग मतलब जिनको हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करनी है वो तो यहीं पर ही रुकेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक रीज़न और रहता है स्टे करने का, वो ये है कि यहाँ पे होटल्स की वैरायटी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड। लेकिन अगर आप लोग ट्रैकिंग करके यात्रा कर रहे हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे स्टे करिए। मैं कहूँगा आप लोग सीधा कम से कम सोनप्रयाग जाके स्टे करिए। सोनप्रयाग में भी आपको अच्छे खासे मतलब ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं स्टे के लिए, खाने पीने की ऑप्शंस है। अगर आप गौरीकुंड जाकर रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ गौरीकुंड में फैसिलिटीज़ बहुत कम है एंड स्टेज भी बहुत लिमिटेड है। जो स्टेज हैं वो बहुत बेसिक स्टेज है, काम चलाऊ स्टेज है एंड उनके प्राइजेस भी ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सोनप्रयाग में स्टेज है। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप लोग कहाँ स्टे करना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा अगर आप लोग ट्रैकिंग करके यात्रा कर रहे हैं तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं या गौरीकुंड रुक सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है ये, सोनप्रयाग रुकेंगे फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन अगले दिन आपको पहले गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा, फिर गौरीकुंड से अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी। और अगर गौरीकुंड जाकर स्टे करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको सिर्फ ट्रैकिंग करना रह जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप लोग कैसे प्लान करना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टे की। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो और मेन पार्ट ऑफ दिस यात्रा, ट्रैकिंग। देखिए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का जो ट्रैक है लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। कोई कहता है 16 किलोमीटर, कोई कहता है 17 किलोमीटर, कोई 19। नहीं भाई, 20 से 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रहने वाला है। 2013 की त्रासदी से पहले ये ट्रैक छोटा हुआ करता था, लेकिन त्रासदी के बाद पूरा रास्ता घुमाकर बनाया गया, उस वजह से रास्ता ज़्यादा लंबा हो गया है। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, देखिए ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे और एकदम से मुश्किल भी नहीं कहेंगे इस ट्रैक को, क्योंकि पूरे 22 किलोमीटर के ट्रैक में आपको कहीं स्ट्रेट चलना है, कहीं उतराई है, कहीं चढ़ाई है। ट्रैकिंग की शुरुआत होती है गौरीकुंड से। जब आप लोग गौरीकुंड से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो 2 से ढाई किलोमीटर चलने के बाद ही आप एक जगह पहुंचते हैं, जंगल चट्टी। जी हाँ, जंगल चट्टी वो जगह है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए वैसे तो पूरे ही ट्रैकिंग के रास्ते में आपको बीच बीच में खाने पीने के ऑप्शन देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन जंगल चट्टी में अच्छे खासे लाइन से आपको छोटे छोटे ढाबे बने हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग रुक कर कुछ खा कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जंगल चट्टी से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलता है केदार वैली की ब्यूटी। बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको अपने रास्ते के बीच में देखने को मिलते हैं एंड नज़ारे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना एकदम सुंदर होते चले जाते हैं। मतलब केदारनाथ धाम, केदार वैली की प्योर ब्यूटी आपको जंगल चट्टी के बाद देखने को मिलती है। तो जंगल चट्टी के बाद आप लोग पहुँचते हैं भीमबली।
भीमबली वो जगह है जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देखने को मिलती है। भीमबली आप लोग पहुँचेंगे, भीमबली में खाने पीने के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी का भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है अच्छा खासा। भीमबली से एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, एक रास्ता लेफ्ट साइड में स्ट्रेट निकल जाता है और एक रास्ता सीधे हाथ में नीचे की तरफ निकल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रास्ता नीचे राइट साइड की तरफ जा रहा है, वहाँ से घोड़े कचर जाते हैं, ठीक है? और दोनों रास्तों में डिफरेंस ये है कि जो नीचे राइट साइड का रास्ता थोड़ा-सा लंबा पड़ता है, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी मैंने ट्रैकिंग करी है, तो भीमबली से मैंने वही रास्ता लिया है राइट साइड वाला। उसका रीज़न ये है कि जो राइट साइड वाला रास्ता है, आप नीचे उतरेंगे, एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों रास्ते आगे जाकर रामबाड़ा के ये जो एरिया आता है वहाँ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है ना, उसका लास्ट का पैच एकदम खड़ी चढ़ाई है, वो बहुत टफ पड़ जाता है भाई। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, देखो मैं तो यही करा हमेशा, राइट साइड वाले रास्ते से किए हैं, खाली रहता है, बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। और आगे जाकर दोनों ही रास्ते मर्ज हो रहे होते हैं। तो जब जहाँ मर्ज होते हैं रामबाड़ा के एरिया होता है, एंड यहाँ पहुँचने के बाद जहाँ पे 2 रास्ते मर्ज होते हैं, मान के चलिए आपका 50% ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। रामबाड़ा के बाद जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है इस ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि भाई यहाँ तक तो आप आसानी से कवर कर लेंगे रास्ता। इसके बाद असली चैलेंज शुरू होता है, खड़ी एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसके बाद आता है छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, एंड बहुत, मैं ऐसे डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि बहुत है अच्छी खासी चढ़ाई। लेकिन महादेव का नाम लेके आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप लोग आगे बढ़ते हैं रामबाड़ा के बाद छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, यहाँ पे आपको कैंप्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोग एक दिन में ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको इशू हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डे अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक ही दिन में यात्रा मतलब अपनी ट्रैकिंग पूरी करिए। उसका रीज़न ये है, अगर आप स्टे करेंगे ना, तो नेक्स्ट जब उठ के चलेंगे तो और ज़्यादा लोड पड़ता थाई पे। 2022 में पहली बार गया तो हमने यही करा था, तो उससे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। तो छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली क्रॉस करके आप लोग पहुँचते हैं बेस कैंप। मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर पहले बेस कैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको हेलीपैड देखने को मिलता है मंदिर से 500 मीटर पहले। हेलीपैड क्रॉस करके आप जब आगे बढ़ते हो आपको दिख जाता है वहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, स्टेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अब बन गया केदारपुरी मतलब केदारनाथ धाम में। और ये क्रॉस करके आप लोगों को दर्शन होते हैं केदारनाथ मंदिर के। एंड बिलीव मी गाइज, जब आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं ना, तो जब पूरी ट्रैकिंग की थकान है ना, एक पल के लिए ऐसा लगता है एकदम ऐसे छू जाती है। मतलब उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता शब्दों में, वो जस्टिस नहीं होगा। वो फीलिंग अलग है। हर मतलब ये मान के चलिए महादेव के हर एक भक्त का सपना है केदारनाथ जाना। वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है भाई। ये आप जब जाएंगे तभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो एक केदारनाथ ट्रैक की बात हो गई। अब ट्रैकिंग के लिए क्या है, आप लोग घोड़े कचर का ऑप्शन रहता है, आप लोग के पास पिट्ठू पालकी का ऑप्शन रहता है। पिट्ठू पालकी के प्राइजेस जो है वो वेट के अकॉर्डिंग रहता है, आपके वेट कितना है उसके हिसाब से रहते हैं। फिर भी मान के चलिए 6,000, 8,000, 10,000 उससे भी ऊपर रहते हैं पिट्ठू पालकी के प्राइजेस। और वो जस्टिफाई करता है भाई, क्योंकि 4 लोग आपको उठाकर लेके जा रहे हैं पूरे रास्ते खड़ी चढ़ाई में। घोड़े कच्चर का ऑप्शन उसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये है, मैंने खुद वहाँ देखा है, हर साल केदारनाथ धाम में पता नहीं कितने घोड़े कच्चर को डेथ होती है। देखिए, अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है, चलने में प्रॉब्लम है, उनका समझ में आता है। लेकिन जो यंग लोग जो चल सकते हैं, कैपेबल हैं, वो भी घोड़े पे बैठकर जब जाते हैं, तो भाई ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। केदारनाथ यात्रा अपने आप में एक तपस्या है। अगर आप यंग हैं, कैपेबल हैं और नहीं चल सकते, तो घर बैठ के दर्शन करिए भाई, घर बैठ के हाथ जोड़िए, महादेव आपको घर बैठकर भी आशीर्वाद दे देंगे। ये मेरा मानना है कि भाई महादेव को हर जीव से प्रेम है, उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। किसी जीव को कष्ट देकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो महादेव भी खुश नहीं होंगे। कैपेबल है, यंग है, तो पैदल चल के यात्रा कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, महादेव को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हेलीकॉप्टर बुक कर लो, सिंपल, हेलीकॉप्टर में जाके यात्रा करो, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये बात हो गई ट्रैकिंग की। अब बात कर लेते हैं मंदिर के पास स्टे की। आप मंदिर तक पहुंच गए, मंदिर के पास स्टे की क्या ऑप्शन है। तो ये मंदिर के पास स्टे के सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप कैंप्स में रुक सकते हैं, वहाँ पे कैंप्स देखने को मिलते हैं, या फिर प्राइवेट होटल्स हैं। एक ऑप्शन और है GMVN का, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, कैंप्स का ये रहता है कि कैंप्स में आपको 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर पर्सन आपको मिल जाता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है वॉशरूम की। वॉशरूम को पब्लिक कॉमन वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, या फिर 4-5 मतलब कैंप्स के लिए एक सिंगल वॉशरूम रहता है। इस तरह का सेटअप रहता है, ये थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप प्राइवेट होटल्स में जाएंगे उसमें आपको रूम मिलता है, उसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम रहता है। लेकिन
जो केदारनाथ मंदिर के पास प्राइवेट होटल्स हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं, तो उस चीज़ को माइंड में रखकर अपना प्लान करें, क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलने वाली ज़्यादा कुछ खास, और उनके जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं जो होटल्स होते हैं, ठीक है। अगर अभी की बात करें तो 7,000 8,000 एक रूम, जिसमें 4 लोग आराम से, 4 से 5 लोगों का बेड लगा होता है, ऐसे रहते हैं। जीएमवीएन की अगर बात करें, देखिए जीएमवीएन की कॉटेजेस बने हुए हैं मंदिर के पास ही, ठीक है। स्वर्ग आरोहिणी कॉटेज है और डॉर्मेट्रीज बनी हुई है, अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं, उनकी कैंटीन्स भी हैं। सबसे बड़ा पंगा ये रहता है बुकिंग का, क्योंकि इनकी बुकिंग्स ऑनलाइन होती हैं और बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं भाई। मुझे तो आज तक कभी नहीं देखने को मिला अवेलेबल, हमेशा फुल ही मिला है। तो अगर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया है, जीएमवीएन में ट्राई कर लेना। वो मिल गया तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छा रीज़नेबल प्राइस है एंड साफ़ सुथरे अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक ऑप्शन और आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टे का, वो है स्विस कैंप्स। मैंने इसी साल देखा था, मंदिर के पास जो ओम का निशान बना है उससे ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट साइड में वहाँ पर है। वो क्या है, 1,000 रुपये पर बेड, मतलब उसमें 4 बेड लगे होते हैं। एक कैंप का 1,000 रुपये पर बेड, 4,000 रुपये के अराउंड उसका प्राइस रहता है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस कैंप के अंदर ही आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है। तो अगर आप 4 से 5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और अच्छे बजट में है मेन चीज़। तो आप लोग स्टे करेंगे और उसके अगले दिन मंदिर में दर्शन करेंगे, और मंदिर के ऊपर यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करके भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे। फिर ट्रैक डाउन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ट्रैक डाउन में ये मान के चलिए 7 से 8 घंटा मैक्सिमम आप लोग नीचे गौरीकुंड तक आ जाएंगे। और ट्रैकिंग में कितना टाइम लगता है जब आप ऊपर चढ़ते हैं गौरीकुंड से, देखिए अगर आप पहली बार भी जा रहे हैं ना, तब भी मैं कहूँगा ब्रेक्स ले लेकर भी जाएंगे तो 11 से 12 घंटा मैक्सिमम आप लोग पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा गौरीकुंड से जल्दी सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिएगा। मान के चलिए 6 बजे लास्ट, 6 बजे तक अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करेंगे ना उतना आपको घोड़े खच्चर कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में घोड़े खच्चर का इशू बहुत रहता है भाई, ट्रैकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मॉर्निंग में जल्दी शुरू करिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ट्रैक डाउन करके नीचे आ जाएंगे अपनी यात्रा कंप्लीट करके, और वहाँ स्टे करेंगे गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग। देन उसके अगले दिन बैक टू ऋषिकेश हरिद्वार, आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है। देखिए हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी 3 जगह हेलीपैड हैं, और तीनों जगह के प्राइजेस भी अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तीनों जगह के प्राइजेस, और इनकी जो वेबसाइट है जो यहाँ मेंशन कर दूंगा, उसमें आपको बुकिंग करानी पड़ती है। उसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बिना हेलीकॉप्टर की यात्रा आप नहीं कर सकते। मतलब हेलीकॉप्टर की बुकिंग बिना रजिस्ट्रेशन के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब आप बुक करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी बुकिंग आगे हो सकती है। अब बुकिंग का क्या है, ये थोड़े थोड़े दिनों में कुछ दिनों की विंडो ओपन करते हैं, और वो आपको पूरे इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना पड़ेगा टाइम पर। और जब विंडो ओपन होती है 5 मिनट के अंदर सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। तो पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा जब भी आप बुक कराएं, या फिर किसी एजेंट के थ्रू बुक करा सकते हैं। एंड भाई एक सबसे बात मेन, ब्लैक मार्केटिंग तो बहुत होती है इनकी। जो 12,000 की टिकट है 15, 20, 25,000 तक मिलती है, और खुली ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, सबको पता है बात, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है, अगर आपके पास बजट अलाउ करता है इतना 20-25,000 का, तो आप वो भी करवा सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, जब ये बात कर रहे हैं तो दर्शन की, मंदिर में कितना टाइम लग रहा है। देखिए अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, भीड़ कम हुई है लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुई है, थोड़ी कम हुई है। एंड अभी क्या मानसून का टाइम है, तो बारिशों में लोग कम विजिट करते हैं। अभी अगर आप लोग जाते हैं आपको ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलेगी, और अगर आप लोग चाहें तो पूजा करवा सकते हैं मंदिर के अंदर। पूजा आप लोग, स्पेशल पूजा होती है, उसकी वेबसाइट यहाँ बनी हुई है, अलग अलग पूजा के अलग अलग चार्जेस हैं। आप लोग ऑनलाइन स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। आप लोग जब बुकिंग पूरी आपकी हो जाएगी तो आप लोग मंदिर के पास वहाँ उनका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाएंगे, आपको प्रसाद मिलेगा, आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम पर आप जाएंगे, और मंदिर के अंदर आपको बैठाकर, जो गर्भगृह है उसके पास पूरा अंदर बैठाकर अच्छे से पूजा कराई जाती है। जस्ट इन केस अगर आपको स्लॉट्स फुल दिखाता है, पूजा के लिए कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो एक और तरीका है, मैंने भी वही किया था। देखो वहाँ के जो पंडित हैं उनसे कांटेक्ट होना चाहिए। आपका स्लॉट्स नहीं है, आपके पास स्लॉट नहीं है, तब भी वो आपको अंदर अच्छे से पूजा करवा देते हैं, और पैसे उतने ही चार्ज करते जितने आपको ऑनलाइन देने होते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते। एक पंडित जी हैं, उनका कॉन्टैक्ट है, जिनके थ्रू मैंने पूजा कराई और अच्छे से हुई थी। 10 से 15 मिनट उन्होंने पूरा बैठाया था, अच्छे से पूजा हुई, बहुत मतलब तसल्ली से पूजा हुई थी, ठीक है। अगर आपको पूजा करनी है वैसे, अगर मतलब पहले तो मैं कहूँगा ऑनलाइन बुक कराओ। अगर ऑनलाइन फुल दिखाता है और आपको वैसे पूजा करनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट, एंड आप वहाँ पूजा करा सकते हैं जाके,
ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी होंगी। अच्छा, बजट, मेन चीज़, बजट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है, अगर आप लोग जाते हैं सोनप्रयाग में स्टे, फिर एकनाथ मंदिर पर स्टे और वापसी बैक टू सोनप्रयाग, 3 रात का स्टे और आपका ट्रैवलिंग वगैरह इंक्लूड करके एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूँ, तो मान कर चलिए 9,000, साढ़े 8, 9,000 के अराउंड पर पर्सन आपका हो जाएगा, अगर आप 3 से 4 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो, ठीक है। देखिए, वैसे तो बजट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कौन से सीज़न में आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये जुलाई के महीने का है, बजट ज़्यादा भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं। इस बजट को आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, कैंप्स में स्टे करके या डोमेट्री में स्टे करके। जो मैंने आपको रफ आइडिया बताया 8,500 से 9,000, उसमें कैंप्स का स्टे नहीं, होटल के स्टे के अकॉर्डिंगली बताया। अगस्त के महीने में मैं सजेस्ट नहीं करता, सबसे ज़्यादा पीक मानसून का टाइम रहता है, लैंडस्लाइड्स और बहुत इश्यूज़ रहते हैं। यात्रा बीच में बंद भी हो जाती है अगस्त के महीने में, क्योंकि ट्रैकिंग के रास्ते में ये बहुत सारी इश्यूज़ हो जाते हैं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से। अगस्त का महीना अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? 15 सितंबर, मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर एंड का सबसे बेस्ट टाइम है। मॉनसून एंड हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, भीड़ सबसे कम हो जाती है, एकदम खाली, प्राइजेज़ हर चीज़ के कम हो जाते हैं, कम बजट, कम भीड़, कम बजट, अच्छा मौसम, 15 सितंबर से अक्टूबर एंड तक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है ना, कमेंट सेक्शन में पूछिए या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।